डॉक्टर जितेंद्र जी का आग्रह था। ग्रामीण चिकित्सकों के लिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में काम करती रही और जो अभी केंद्र सरकार का NMC कानून आया है, नेशनल मेडिकल काउंसिल का, उसमें जो सेक्शन 32 है 32 जो आपके हितों से जुड़ा है, वो जो गोल गोल भाषा लिखी है, बिल्कुल साफ साफ तो नहीं लिखा, लेकिन गोल गोल जो भाषा लिखी है उसने आप लोगों के लिए एक कानूनी दरवाजा खोल दिया। अब आप लोगों के क्षमता की बात है कि आप इस परिस्थिति का कितना अधिक इस्तेमाल करते हैं। अभी तक ये माना जाता था कि जो ग्रामीण चिकित्सक है वो एक तरह से क्रिमिनल है, अपराधी। सीएमओ का आए दिन छापा पड़ना और फिर 5,000 रुपए दे के फिर सही हो जाना। ज्यादा नहीं, 5 लाख देने की जरूरत नहीं थी। सीएमओ को तो 5,000 रुपए दे दो। मैंने तो एक बार अपनी आंखों से देखा, एक कलेक्टर ने छापा मारा और मेरी आंखों के सामने 10,000 रुपए उसने लिया और आगे कोई बात चुप। ये जो ग्रामीण चिकित्सक है, ये कलेक्टर के और सीएमओ के आमदनी का जरिया है। ये वो गाय है जो दूध देते रहते हैं, जब इनको जरूरत पड़ती है तो छापा मारने निकल जाते हैं और दूध दूध के वापस आ जाते हैं। अगर ग्रामीण चिकित्सक जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है ये गलत है, अपराधी है, तो सीधे अपराध घोषित करो। अगर एक बार छापा मारते हो तो उन्हें प्रैक्टिस क्यों करने देते हो? और अगर रिश्वत लेके प्रैक्टिस करने देते हो, इसका मतलब वो समाज की जरूरत है, सोसाइटी की जरूरत है। अगर वह समाज की जरूरत है तो उस जरूरत को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, लिखनाई किया जाए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 32 जोड़ा है, उससे हमारे जो MBBS, MD और DM डॉक्टर्स हैं, उनको, उनके यूनियन को बड़ी तकलीफ हुई। क्या तकलीफ हुई कि अब ग्रामीण चिकित्सकों को भी रेफरल राइट मिलेगा और उन्होंने दिल्ली दान कर दिया। हमें उम्मीद है कि उस आंदोलन में हमारे भाई अरविंद यादव जी नहीं कूदे होंगे, तभी तो यहाँ बैठे। अगर ये भी ग्रामीण चिकित्सकों के खिलाफ होते तो यहाँ क्यों आते? यहाँ तो नहीं आते। लेकिन मेरा छोटा भाई MD डॉक्टर है और मेरे घर में 10, 20, 50 MD हर महीने आते रहते हैं और आए दिन डिनर और लंच होता रहता है। मैं अक्सर लड़ता हूं उनसे। वो कहते हैं कि मैंने ऐसे साइन कर दिया, लॉ लिख दो। हम कहते हैं कि मोदी कहते हैं कि डॉक्टर लुटेरे हैं, लुटेरे। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक 24 हमारे डॉक्टर हैं, फेफड़े के चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि मोदी ने बड़ा गलत बोला। हमने कहा एक बात बताओ, साइन करने का और 2 दवाई लिखने का 1,000 रुपए कैसे बनाए बताओ, ये बता। तो बोले हमने इतना दिन पढ़ा। हमने कहा कि इतना दिन जो आपने पढ़ा और जिसने गड्ढा खोदा इतना दिन, उसका भी कोई कीमत होती है कि नहीं? और हमने ये भी कहा कि ईमानदारी से बताओ कि आप जब पढ़ना शुरू किए थे तो आप डर के मारे पढ़ाई शुरू किए थे कि अगर पढ़ूंगा नहीं तो खेत में गड्ढा खोदना पड़ेगा। ये बात बताओ, जिस काम से तुम भाग रहे हो वो काम मुश्किल काम है कि ये पढ़ाई मुश्किल काम है? कौन सा काम मुश्किल काम? जिस काम से सारे डॉक्टर डरे थे, जिस काम से सारे IAS अफसर डरे थे, जिस काम से सारे
काम से सारे MP और MLA डरे हैं, वो काम क्या है? गड्ढा खोदना, गड्ढा खोदने का काम, खेती करने का काम, खेत में पानी लगाने का काम, और रात में सांप निकलता है, सांपों के बीच से गेहूं की सिंचाई करने का काम। इससे कठिन काम कोई नहीं है। उसी कठिन काम से भाग के डॉक्टरों ने सोचा कि इस सांपों के बीच जाने से अच्छा है किताब पढ़ लो, MD डॉक्टर बन जाओ। वो डॉक्टर बन गए, कोई IAS बन गया। मैंने तो सिविल सर्विसेज का कैरियर छोड़ी, हमने तो छोड़ी जानबूझ के, क्योंकि मेरे साथी कलेक्टर बन गए। उनका व्यक्तित्व तो गौरी का था, जिनको हम बहुत निकृष्ट मानते थे, अपने बीच में बात करने लायक नहीं मानते थे, वो कलेक्टर बन गए। वो कहीं DM है इस समय, अब तो सेक्रेटरी है। हमने ये देखा कि ये IAS बनना, IPS बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये कोई बहुत योग्यता का सबूत नहीं है। ये रट्टू विद्या है, जिसके भगवान ने दे दिया वो बन जाता है, और इस पर अपना बस नहीं है। जैसे लंबा होना, छोटा होना, गोरा होना, काला होना, ये अपना बस है क्या? अब कोई गोरा है तो उसको लगातार पुरस्कार देने लगो कि भाई कोई मेहनत करके गोरा है क्या? कोई मेहनत करके गोरा है? मान लो भरत गांधी लंबे हैं तो मेरी लंबाई पर पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि भरत गांधी लंबे हैं। मैंने लंबा होने के लिए क्या दिया? क्या दिया? इसी तरह कोई डॉक्टर बहुत पढ़ा है, कोई कलेक्टर बहुत पढ़ा है, ये तो न्यूरॉन है। न्यूरॉन के ब्रांचेस जितने लंबे होते हैं, मेमोरी उतनी जल्द लंबी हो जाती है। अब न्यूरॉन के ब्रांचेस जितने छोटे होते हैं, मेमोरी पावर कम होती है। ये सब प्रकृति की देन है, इस पर एडिशनल पुरस्कार देने की जरूरत नहीं थी। इसलिए गड्ढा खोदने वाला जितना योग्य है, रिक्शा चलाने वाला उतना योग्य, जितना योग्य है, ये MD डॉक्टर और IAS PCS भी उतना योग्य है। ये कम ज्यादा कोई नहीं। पहले तो हमें अपनी दृष्टि साफ करनी चाहिए, नंबर 1। अब नंबर दो ये है, हमें बुलाने से पहले सुनील जी ने कहा था कि ये जो ग्रामीण चिकित्सकों की मांग है, ये कानूनी हो सकती है कि नहीं? ग्रामीण चिकित्सकों के या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की जो डिमांड है, मांग है, जो आप लोग मांग रहे हो कि सरकार हमें अपनी मशीनरी में जगह दे। पहले ये सोचो कि आपका काम राष्ट्र के लिए उपयोगी है कि नहीं। आपके काम को मान्यता मिले नहीं मिले वो सवाल बात है। पहला सवाल ये है कि क्या आपके काम की जरूरत राष्ट्र को है? अंदर क्यों है? मैं गांव में पला बढ़ा, और डॉक्टर का मतलब मैं बचपन में क्या समझता था, वही जिसको आप लोग वैक्स कहते हो, ग्रामीण चिकित्सक। हम तो बहुत बड़े हुए तब मुझे पता चला कि भाई अरविंद जैसे डॉक्टर होते हैं, वो गांव वाले डॉक्टर नहीं होते। ये तो बहुत बड़ा हुआ तब पता चला। हमारा बचपन का पूरा इलाज वही ग्रामीण चिकित्सक ने किया। मैं तो मरा नहीं, ये तो जिंदा हूं, अब किसी से कमजोर भी नहीं हूं। और 1-2 साल नहीं, 15 साल तक जो मैं बचपन मेरा गांव में कटा, यही गांव के चिकित्सक ने, वो साइकिल से आते थे, चमड़े का, उसमें पैरासिटामॉल, एंटीबायोटिक और स्ट्राइड तो जरूर रहता है। ये तो मैं बाद में जान पाया कि स्ट्राइड का चमत्कार है, लेकिन उसी इलाज से मैं इतना बड़ा हुआ, मरा तो नहीं। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये जो डॉक्टर हैं गांव वाले, ये रोगियों को मार डालेंगे? मेरा छोटा भाई MD है, तो मैंने उसकी MBBS की सारी किताबें पढ़ डाली, फ्री में नहीं। मैं एनाटॉमी पढ़ डाली, फिजियोलॉजी पढ़ डाली, और उसकी कई किताबें मैंने यूं फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स सब पढ़ डाली। पढ़ने के बाद जब हमने देखा, हमने कहा यार एलोपैथी है क्या? ये कुल मिला के एक एंटीबायोटिक है 4 तरह की, और एक एंटी फंगल है, एक स्ट्राइड है,
टर्म, अब अरविंद जी को पता होगा। मैंने कहा क्या होता है, तो कहीं अरे मैंने पढ़ा तो था हम क्या भूल गए, एमडी डॉक्टर बन गए, भूल गए सिंपैथेटिक टर्म क्या होती है। जब इतने भूल गए तो भाई वो जो गांव का डॉक्टर है तब लोग वो भी पढ़ के भूल गए। बात बराबरी है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हमने कई हड्डी रोग विशेषज्ञ को टेस्ट करता हूं कि उन्होंने जो एमबीबीएस में एमडी में पढ़ा था याद है कि नहीं, सब भूल गए। ईमानदारी से बताता हूं, सब भूल जाते हैं, याद वही रहता है जो प्रैक्टिस में रहता है, वही याद, बाकी कुछ याद वाद रहता नहीं है, सब भूल जाता है। इसलिए इतना हवा बनाना कि गांव के डॉक्टरों को अगर इलाज करने का हक मिल गया तो मार डालेंगे दुनिया। अरे ये कहां की बेवकूफी की बातें हैं, ऐसी क्या चमत्कार एलोपैथी में है जो गांव के डॉक्टर नहीं कर सकते। मैं ट्रेनिंग दे दूं, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूं, मैं ट्रेनिंग दे दूं कि किन किन बातों से आदमी मर जाता है, कौन कौन इंजेक्शन लगाओ कौन मत लगाओ, कहां रेफर कर दो और कौन इलाज कर दो, स्टेरॉइड कहां दो कहां नहीं दो। ये बहुत छोटी सी बात है। एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ये एंटीबायोटिक दो, एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए ये दो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा मामला है। कुल 6 महीने का कोर्स करा दे तो ये जो गांव के डॉक्टर हैं ये डॉक्टर हो जाएंगे और इनके हाथ से किसी का भला तो होगा, बुरा नहीं। लेकिन बात क्या है, ये सारा मामला वर्ग संघर्ष का है। क्या है? वर्ग संघर्ष। ये जो डिग्री वाले डॉक्टर हैं ये नॉन डिग्री वाले डॉक्टरों के शत्रु के शत्रु, ये नहीं होने देते, ये होने नहीं देते। ये कहते हैं मैंने डिग्री लिया, मैंने 7 साल पढ़ा। अरे भाई 7 साल मत पढ़ो, जाके गड्ढा खोदते खेती करते। हमने कहा था कि तुम पढ़ो, अब तुम्हारा एहसान हम मानेगा। मैंने कहा था ईमानदारी से बताओ, मेहनत से बचने के लिए काम छोड़ तुम भाग के पढ़ा, ईमानदारी से बताओ। इस सच्चाई को जब आप जानेंगे, एक सही भाषा आपके आंदोलन को मिलेगा तो उनका मनोबल गिरेगा और आपका मनोबल उठेगा, तो बराबरी पाएगा, सब बराबरी पाएगा। एक बात, रोजगार मांग रहे हैं, अगर मान लो कि जो एमबीबीएस पास हो गया, जो कलेक्टर बन गया, आईएएस पीसीएस पास हो गया, उसको तो सरकार नौकरी देगी और वेतन देगी, पैसा देगी, ठीक है, उनको सरकार ने दिया। अब जो एमबीबीएस फेल हो गए, जो एमबीबीएस फेल हो गए, जो आईएएस पीसीएस में फेल हो गए, जो सरकार के क्लर्क नहीं बन पाए, जो सरकार के पुलिस नहीं बन पाए, ये जो सब जगह फेल हो गए, उनको नौकरी कौन देगा? जो पास हो गए वो तो सरकार नौकरी देगी, सरकार पैसा देगी, ठीक। जो फेल हो गए, क्या चीन की गवर्नमेंट उनको नौकरी देगी कि पाकिस्तान वाले नौकरी देंगे? आखिर भारत सरकार ही तो नौकरी देगी कि नहीं? नोट कौन छापता है इंडिया भाई? क्या आप लोगों के पास नोट छापने का अधिकार है? छाप सकते हैं क्या? नोट छापती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, छापते हैं कि नहीं? जो नोट छापता है उसी की जिम्मेदारी है कि वो नोट सबको पहुंचाए। अगर आप काम नहीं दोगे तो नोट घरों में कैसे जाएगी? अगर आप जो पास हो गए सरकारी परीक्षा, उनको नोट दोगे, और जो सरकारी परीक्षा नहीं पास हुए उनको नोट नहीं दोगे, तो क्या चीन की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको नोट देगी? इसलिए एक मामला यह है कि रोजगार देना सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी। और ये जो ग्रामीण
कि जो कम्युनिटी हेल्थ में बिहार के लोगों ने ट्रेनिंग ले लिया, अब जो ट्रेनिंग नहीं, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ले लिया, अब सरकारी प्रमाण पत्र उनके पास है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के। कुछ लोग आप लोगों के पास हो, कितने लोगों के पास है जरा मैं जानूं? लगभग 70% लोगों के पास, 70 to 80% लोगों के पास। सरकार ने डिग्री दिया, जैसे एमबीबीएस की ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने दी, एमबीबीएस की ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने दी और एमबीबीएस को नौकरी दी। जब इसी तरह से ग्रामीण शिक्षकों की ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने दिया तो नौकरी देना सरकार का फर्ज बनता है कि नहीं? नहीं बनता। अब सरकार नहीं देती है नौकरी, इसका मतलब क्या है? ये कमजोरी गलती सरकार की तरफ है कि डॉक्टरों की तरफ है? सरकार की तरफ है। मैं ये कहता हूं अब सरकार नौकरी दो तरीके से देगी। दो उपाय, एक उपाय ये है कि आज जैसे आप 400 आदमी यहां इकट्ठे हुए, इस 400 की संख्या को 4000 में बदलो, फिर इसको 4 लाख में बदलो, इसको कोशिश करो 40 लाख में बदलो। आपका संगठन जैसे जैसे ऊपर जाएगा संख्या बढ़ेगी और सरकार की बुद्धि और उनका घमंड वैसे वैसे नीचे आएगा। संगठन की शक्ति ये है सरकार को झुकाने का नंबर 1 तरीका। और दूसरा क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, हाई कोर्ट का दरवाजा। मैं इस बारे में, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर लेता हूं, कभी कभी केसेस डाल देता हूं जब कोई हिम्मत नहीं करता, तो पैसे के लिए नहीं करता कभी। मैं इस बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया हूं कि आप लोगों का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे लेकर जाया जाए, और बहुत जल्दी हम इसका एक रास्ता निकालेंगे कि हाई कोर्ट में पहले पटना में और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट की तैयारी भी किया जाए। इसके लिए जो भी कागजात इकट्ठा करने की बात होगी, चाहे वेस्ट बंगाल के कुछ कागज इकट्ठे करने पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट के एक आदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जो वहां पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के नाम से है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस के नाम से। तो एक आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो आदेश आपकी काफी हद तक मदद करेगा, काफी मदद करेगा। तो हम उस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा किया जाए कि एक सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाए। अगर वहां से रास्ता निकले तो ठीक है, लेकिन इस बीच संगठन की शक्ति बढ़ाते रहना जरूरी है, बहुत जरूरी। आज आप लोग राजगीर में आए, आपको कुछ लोगों को लगेगा कि हम तो तफरीह करके चले गए, क्या पता हो। कुछ लोगों को लगेगा हम तो आए, चाय पिए, भाषण सुने और जरा खाना पीना खाए तो चले गए ना। राजगीर की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने आज रिपोर्ट किया होगा, पुलिस ने रिपोर्ट किया होगा कि यहाँ 500 या 400 आदमी डॉक्टर आए और इन्होंने अपने बारे में रणनीति बनाई और रणनीति बना के गए। अब इन्होंने संगठित होने की कसम खाई। ये रिपोर्ट वहां जाएगी पटना और कहां जाएगी? दिल्ली। अब उनके कान खड़े होंगे, 500 आदमी के आने से रिपोर्ट ऐसी जाएगी, और जब आप क्या करेंगे, जिस दिन 5000 5 लाख हो जाएंगे तो सरकार के खटिया खड़ी होने लगेगी। एक बात हो, सरकार देखो कोई बात तभी मांगती है जब उसका वोट बैंक खिसके, मान जाएंगे। अगर सरकार को लगे कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, जैसे आजकल मोदी जी को घेर के बैठे हैं किसान, दिल्ली बैठेंगे नहीं। अब मोदी जी कह रहे हैं मैं तो नहीं मानता तुम्हारी बात। क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते,
सड़क के दोनों तरफ की ठोकवाली ना अंदर जा सको ना, वहीं बैठे रहो। सरकार क्यों किसानों की बात नहीं मान रही? क्योंकि बिहार का किसान दिल्ली के, पंजाब के किसानों के साथ खड़ा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का किसान दिल्ली के किसानों के साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं बड़े किसानों की मांग कर रहे हैं, अनाज महंगा हो जाए ये मांग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अनाज खरीद के खाते हैं, जब अनाज महंगा हो जाएगा तो वो तो उनकी रोटी भी चली जाएगी। इसलिए जिनकी रोटी खतरे में है, अगर उनकी मांग भी किसान उठा देते तो देश भर के लोग किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन किसानों के नेता दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे हैं ये काम नहीं कर पाए। अमीर किसानों का आंदोलन चल रहा है, गरीब किसान अलग है, मजदूर अलग है, जो डरते हैं गेहूं महंगा होगा, चावल महंगा होगा, सब्जी महंगी होगी तो हमारी रोटी चली जाएगी। वो डरे हैं किसानों के आंदोलन से। अगर कोई किसान आंदोलन वाले कहते कि जितने आदमी हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको 8,000 रुपया महीना दो और मेरा अनाज की कीमत ऊपर करो, तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन नहीं हुआ। किसान के नेताओं की बुद्धि कमजोर है, इसलिए आंदोलन कामयाब नहीं हो रहा है। जो गलती किसानों के नेता ने किया वो गलती चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक संघ के नेताओं को नहीं करनी चाहिए। मैंने किसानों का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि जब आप आंदोलन करें, हर गांव में 1-2 किसान चिकित्सक होता है, 1, 2, 3, इससे ज्यादा तो होते नहीं। अब ये जो 3 आदमी हैं हर गांव में खड़े हो जाएंगे तो वोट बैंक हिलेगा क्या? जब तक पूरा गांव नहीं तो कम से कम आधा गांव खड़ा हो जाए। इसलिए आधा गांव भी खड़ा हो जाए, इसलिए हम एक प्रस्ताव रखते हैं कि चिकित्सकों को तो मान्यता दिया जाए, रेगुलेटरी बनाई जाए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून में कहा गया है। एक रेगुलेटरी बनाई जाए और उस रेगुलेटरी में कानूनन इन लोगों को नौकरी देना, सरकार में जॉब देने की गारंटी दिया जाए। और यह काम केवल डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, ग्रामीण चिकित्सकों की जरूरत नहीं है, यह जरूरत गांव कौन देगा? अच्छा कौन देगा? थोड़ी रुक नहीं सकते? मैं 5-10 मिनट खत्म कर देता हूँ। अच्छा नहीं लगता कि ये लोग बैठे रहे हमेशा रोज, फिर हम बाहर चलेंगे फिर बोले रहेंगे। हाँ बस हम जल्दी खत्म करें। वो टीवी चैनल वाले कुछ इंटरव्यू उठाया हुआ है, मैंने कहा पहले आपका काम निपटा लेता वो क्या नहीं, ठीक है ना भाई? तो मैं ये कह रहा था कि अगर जो गांव में 2-3 चिकित्सक हैं हर गांव में, ये जो 2-3 ग्रामीण चिकित्सक हैं, इनके साथ पूरा गांव कैसे खड़ा होगा? अगर सरकार को पता चल जाए कि पूरा गांव चिकित्सकों के साथ खड़ा हो गया है तो सरकार झुक जाएगी कि नहीं? नहीं झुकेगी, गारंटी से झुक जाएगी, क्योंकि सरकार वोट से गिरती है। अगर वोट बैंक आप खिसका, सरकार एक बात जानती है कि ये ग्रामीण चिकित्सक हमारा वोट बैंक हिला नहीं पाएंगे। हम एक तरीका बताते हैं। सन 2005-6 में हमने भारत की पार्लियामेंट में 137 सांसदों से एक प्रस्ताव पेश कराए थे पार्लियामेंट। 137 सांसद राजगीर के यहाँ कभी थे, यहाँ नालंदा के भी एमपी थे। उसमें हमने ये कहा था कि देश में पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर खा गया, अब अनपढ़ लोगों का काम ट्रैक्टर बुलडोजर खा गया, तो अब काम मिलने वाला नहीं है। हमने कहा था कि देश में जो 100 रुपया छपता है, मशीनों की मेहनत से जो रुपया छपता है वो देश के सारे वोटरों में बांट दिया जाए, ये कानून बनाया जाए। मशीनों की मेहनत का पैसा बांटा जाए। अगर मशीनों की मेहनत का पैसा बांटा जाए तो आज
90 रुपया मशीनों की मेहनत है, ट्रैक्टर की मेहनत है, जेसीबी की मशीन मेहनत का है, बुलडोजर की मेहनत का है, ये बड़े बड़े कल कारखानों की लोहे के हाथों की मेहनत का है, कंप्यूटर के दिमाग की मेहनत का है। ये 100 में 90 रुपया बांट दिया जाए तो देश में अमीरी ही अमीरी आ जाए। देश में औसत आमदनी इस समय 2020 की कीमतों का 16,000 पड़ती है, 16,000 एक वोटर का। अगर 90% ना बांटा जाए, आधा बांट दो, तब भी तो 8,000 मिलेगा। और जिस परिवार में 5 मेंबर है, वोटर हैं, तो 8 में 5 का गुणा कर दो, कितना आएगा? 40,000 हर परिवार। अगर 40,000 हर परिवार में देने की मांग और पार्लियामेंट में 2011 में ये मंजूर हो, हमें 6 साल लड़ना पड़ा। 6 साल की लड़ाई के बाद पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया कि बेरोजगारी का कोई उपाय नहीं है, मशीन का पैसा बांटा जाए। लेकिन आज तक ये पैसा बटा नहीं। उसी की नकल करके मनरेगा बना। मनरेगा समझ रहे हैं ना? हमारा पार्लियामेंट का जो प्रस्ताव था वो मान के नहीं मान के मनरेगा बनाया। फिर क्या बोले कि भारत के लोग बेईमान होते हैं, डबल डबल खाता खोला के पैसा निकालेंगे। तब बोले कि हम सबकी आंखों की फोटो खींचेंगे तब पैसा देंगे। तब आधार कार्ड का बना। ये आंखों की फोटो खींची, आप लोगों का आधार है कि नहीं? ये आधार किसने बना था? ये पहचान पत्र नहीं था, ये लोगों के बैंक अकाउंट में सरकार से पैसा भेजने की योजना के तहत बना था। लेकिन सरकार ने क्या कह दिया? पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड। अरे आइडेंटिटी कार्ड तो वोटर कार्ड पहले तो था। फिर 35 किलो अनाज देने का फूड सिक्योरिटी बिल बना। इसके बाद कांग्रेस का विरोध करते हुए अन्ना आंदोलन हुआ। इसके बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री बना ड्रामा करके। इसके बाद मोदी जी के छप्पर टूट गया, उस छप्पर से प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी ने जनधन योजना लागू किया कि सब लोग फ्री में खाता खुलवाओ, और सबने खाता खुलवा लिया, पैसा आज तक नहीं आया। इसके बाद यूनिवर्सल बेसिक इनकम 2600 रुपया देने का बजट में प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद किसान सम्मान निधि की 500 रुपया लोगों के खाते में जाएगा, ये चालू हो गया। फिर राहुल गांधी ने कहा कि 500 महीना नहीं, हम तो 6,000 महीना देंगे अगर सरकार है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि देश में हर वोटर को 8,000 रुपया देने का दिल्ली की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हो चुका है। अगर ये बात डॉक्टर उठा ले कि भाई गांव वालों, हम आपको 8,000 दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरी नौकरी देने की लड़ाई शुरू कर दे। अगर गांव के डॉक्टरों ने गांव के लोगों के 8,000 की लड़ाई शुरू कर दी, अब तो गांव वाले आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, गारंटी है, गारंटी। और अगर डॉक्टर और गांव वाले ये दोनों एक हो गए तो दुनिया की कोई माँ का दूध नहीं पी पाया है जो डॉक्टरों को नौकरी नहीं हो नहीं। ये पॉजिटिव नहीं। इसलिए अब इसमें जो बड़ी समस्या है वो क्या है? वो क्या है कि जब डॉक्टर इकट्ठा होंगे, मान ये कॉन्फ्रेंस चलेगा, ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, अब अभी चल रही अभी आप 500 फिर 5,000 5 लाख, तब क्या होगा? तब बीजेपी के जो प्रेमी हैं, आप लोगों के बीच, आप लोग भी बैठे हो बीजेपी से प्रेम करने वाले, तब आप कहेंगे भाई सुनो, डॉक्टरों का अधिकार तो ठीक है लेकिन बीजेपी की कुर्सी हिलाओ। बात नहीं, आप लोगों में कुछ लालू जी की भी प्रेमी बैठे हो, बैठे हो, तब आप क्या कहेंगे? भाई देखो, नीतीश की सरकार चल रही है, डॉक्टरों का आंदोलन करो, शांतिपूर्ण करो, लेकिन कुर्सी नीतीश कुमार के खिलाओ। अब फिर लालू वाले इसी बोलेंगे। अब ये जो जानते हैं ऊपर वाले कि नीचे की जो जनता है, इसको हमने जाति में, धर्म में तोड़ रखा, पार्टी जाति धर्म पार्टी बिल्कुल ठीक है, तोड़ रखा। ये एक होने वाले हैं नहीं, और हम मजे लेते रहेंगे और अपना तो पेंशन भत्ता बढ़ाते रहेंगे और इन लोगों को पुलिस के कुर्से भेज के कटवाते रहेंगे। इसलिए अब
दिन प्रस्ताव रखूंगा। हम नहीं कहते कभी आप हमारा समर्थन करो, मत करो, लेकिन प्रस्ताव तो सुन लो। प्रस्ताव ये सुन लो कि पार्टियों को वोट देना बंद करो। आप नहीं कहता किसको दूंगा? पार्टियों को वोट मत दो, गठबंधनों को वोट देना शुरू करो। ये कहो कि ये किसानों, ये वोटरों के 8,000 की बात, अब ये ग्रामीण चिकित्सकों को रेगुलेटरी बनाकर इनको सरकारी नौकरी देने की बात, जो गठबंधन मानेगा हम तो उसी को वोट देंगे, लेकिन पार्टी को नहीं। ये माना इसमें क्या? आओ बीजेपी वाले आ जाओ, कांग्रेस वाले मिलकर गठबंधन बनाओ, लालू जी नीतीश कुमार जी मिलकर गठबंधन बनाओ। अरे जो तुम 40 पार्टी की बंद चलाई रहे हो, तो 2 पार्टी और 242 चलाओ, क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन अब हम पार्टियों को वोट देने वाले नहीं। जब तक पार्टियों को वोट देने का काम जारी रहेगा, जनता दुखी रहेगी और लोग पैसे की मजबूरी में, पैसे की तंगी में छटपटाते रहेंगे। इसलिए एकता को बनाने का एक तरीका तो यह है कि आप भी कसम खाओ। मैं आज प्रस्ताव पारित नहीं कराऊंगा, आज मैं प्रस्ताव पारित नहीं कराऊंगा। इसके लिए सोचो, समझो, अगला सम्मेलन करके अगर ठीक लगे तो प्रस्ताव पारित करो। आज नहीं, आज मत, अगले सम्मेलन। दूसरी बात ये कि ये डॉक्टरों के जितने संगठन हैं, मैं खुद जानता हूं, ग्रामीण चिकित्सकों के जितने संगठन हैं, ये सारे संगठनों के जो मुखिया हैं, एक हेड, इनका अलग से सम्मेलन कराओ, उसमें और लोगों को नहीं आना चाहिए, केवल डॉक्टरों के संगठनों के हेड। और उन लोगों को कहो कि भाई जितने डॉक्टरों के संगठन है, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के, पंजाब के, राजस्थान के, गुजरात के, छत्तीसगढ़ के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, केरला के, पश्चिम बंगाल के, आसाम के, जितने संगठन हैं, इन सभी संगठनों का एक बनना चाहिए फेडरेशन। क्या बना चाहिए? फेडरेशन। मतलब इस सभी संगठनों का साझा मन, संगठन नहीं। हमारे भी जब 75 संगठन होंगे तो हमारी भी ताकत टूटती है। जब डॉक्टरों के 75 संगठन बन जाएंगे तो डॉक्टरों के 75 टुकड़े हो जाएंगे। 75 टुकड़े अगर डॉक्टरों के होंगे तो डॉक्टरों की मांग सरकार मानने वाली नहीं। इसलिए जो संगठन फेडरेशन से न जुड़े, उस संगठन का सामाजिक बाइकाट हो। अब जो संगठन फेडरेशन से जुड़े उसको मान्यता दो और इनका एक लिखित संविधान बनाओ। और जितने संगठनों के मुखिया हैं, ये सब संविधान सभा के सदस्य बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बन जाए, एक संविधान बने, लिखित संविधान बने, जिसके नियम कानून सारे संगठन और सभी संगठनों के मेंबर माने। जब पूरे देश के संगठन यूनाइट होने लगेंगे और इस तरह लिखित संविधान पर एक हो जाएंगे, तो मान के चलो बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को भी झुकना पड़ेगा, मध्य प्रदेश सरकार को झुकना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार को भी झुकना पड़ेगा। और अंत में मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जेल वेल से डरने वाली बात आपके मन से निकलनी चाहिए। अगर जेल की डर हो तो आंदोलन नहीं चल पाएगा, चलेगा क्या? जेल की डर होगी तो नहीं चल पाएगा। देखो, अगर किसान लोग डरते जेल से तो आज सरकार के सिर के दर्द बनते क्या? इसलिए मैं आपको अपना अनुभव बताऊं। मैं एक बार मजदूरों का बस्ती बजाने गया था और उद्योगपतियों ने, डीएम ने, एसपी ने हमें जेल में डाला। जिंदगी में पहली बार जेल में डाला। और मालूम किस कानून में? आतंकवादी। ये भरत गांधी आपको आतंकवादी दिख रहे हैं? कितनी देर बोला मैंने, आपको टेररिस्ट दिख रहा क्या? मेरे को आतंकवादी दिखे कि भरत गांधी निकलते हैं तो दिल्ली के आसपास की बाजारें बंद हो जाती हैं और शटर नीचे गिर जाते हैं। भरत गांधी को आतंकवादी अधिनियम NSA में जेल में रखना आवश्यक
उसके बाद इन लोगों ने, मैं नागालैंड गया था ट्रेनिंग लेने, वहां मेरी गिरफ्तारी करा दी। अब गिरफ्तारी करा के जेल में डाल दिया और नागालैंड के आतंकवादियों को कह दिया कि भरत गांधी का जेल में बढ़ गया। मैं 5 महीना जेल में रहा। अभी लॉकडाउन में जब आप लोग घर के अंदर थे तो मैं जेल में था। अब आतंकवादियों वहां हमारे दिल्ली से 2 वकील गए हवाई जहाज से, उनको अदालत में घुसने नहीं दिया। हमारे दिल्ली से 2 आदमी और गए जमानत कराने, उनका आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया, अपहरण करके जंगल में ले गए, 163 करोड़ रुपया मांगा। मेरे जो अपहरण करने वाले थे अपराधी बनके जेल के अंदर आ गए और मेरे से पैसा मांगा। उन्होंने कहा गांधी जी जिंदा जाना चाहते हो तो पैसा दो और नहीं तो आपको मार देंगे। हमने कहा भैया भरत गांधी के बीवी नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, मेरा बैंक में खाता तक नहीं, मेरे को मार दो, मैं मुक्त हो जाऊं। मार दो हम मुक्त हो जाएंगे। बुढ़ापा कहाँ काटेंगे आप? घर तो बनवाइए नहीं, कहाँ काटेंगे बुढ़ापा? अरे जवानी में मर जाएंगे, आराम से चले जाएंगे, बुढ़ा होके किसके घर में रहूंगा? अब क्या हुआ, मैंने एक पैसा नहीं दिया और न डरा। अंत में क्या हुआ देखो, प्रशांत भूषण ने हमारा मुकदमा लड़ा और अंत में हमें पुलिस सुरक्षा का आदेश हुआ। मैं देखो मेरे अंदर कोई कमी दिख नहीं, क्या जेल जाएगा। 5 महीना जेल रहा। भाई ये जो ग्रामीण चिकित्सक संघ के आदमी हैं, कुछ आदमी 5 महीना जेल में रहने के लिए नाम लिखवाओ। कुछ आदमी लिखवाओ और नालंदा की जेल तो बेकार है, कुछ सब्जियों से बढ़िया मिलेगी। जेल कौन बढ़िया मालूम? तिहाड़ की जेल खूब बढ़िया, सोने को चारपाई, बिस्तर, खाने को लड्डू, फल, केला, दूध, घाटा। इसलिए नालंदा की जेल में जाना होना ये बिहार की सारी जेल बेकार है। जो जेल बढ़िया है वो कहां की है? बिहार। और जो जेल जाने के लिए तैयार हो उसी को मानना अपना नेता। अब जो जेल जाने को तैयार ना हो वो नेता निकलेगा कैसा? अगर आपने ईमानदार नेता ढूंढ लिया कि अगर आपने 10 रुपया चंदा दिया तो 10 रुपए से 100 रुपए का काम कर जाए, वो है आपका असली नेता, वो है असली नेता। ईमानदार आदमी ढूंढ लो, जेल जाने की तैयारी जिसकी हो और लंबी तैयारी करो। एक ऐसा फेडरेशन बनाओ समाज के हित के लिए, अपने रोजगार के लिए नहीं। आपको रोजगार मिल जाएगा तब तो आप फिर नौकरी चले जाओगे, फिर वो संगठन के मेंबरशिप छोड़ दोगे। ऐसा नहीं, जिंदगी भर का संगठन बनाओ। सोशल हेल्थ ट्रस्ट, सामाजिक स्वास्थ्य ट्रस्ट को क्या बोलते हैं? न्यास, सामाजिक स्वास्थ्य न्यास, इस तरह के किसी नाम का ट्रस्ट बनाओ और उस ट्रस्ट के हॉस्पिटल बनाओ। वो हॉस्पिटल आपके संगठन के पैसे का जरिया बनेगा, आमदनी का जरिया। हॉस्पिटल भी चलाओ और कुछ आदमी जो डरने वाले नहीं हैं उनको सामने करो। ईमानदार आदमी को आगे बढ़ो, जो पैसे की बेईमानी अपने संगठन का एक पैसा अपनी बीवी पे खर्चा ना करो, अपने बच्चे पे खर्चा ना करो, ऐसा आदमी ढूंढो। अगर ऐसा ढूंढ लिया तो आप मान के चलो, अगर आपने ईमानदार आदमी ढूंढ लिए, पार्टियों को वोट देने न देने की कसम खा लिया, गठबंधन को वोट देने की शर्त मान ली, वो गांव के लोगों को 8,000 दिलाने के मामला अपने हाथ में ले लिया और सभी डॉक्टरों के संगठन का फेडरेशन बना लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप लोगों का अधिकार हक न दिला। और मैं आपको बता दूं कि मैं केवल भाषण देने नहीं आया। जब आपका आंदोलन होगा पटना में, आपके जिले में, दिल्ली में, जब जेल जाने के नंबर हो तो भरत गांधी को सबसे आगे मैं नहीं करता, मेरे साथ कर देना और आदमी भी तैयार हो जाना। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जीत करेंगे। आज भरत गांधी जिंदाबाद।
बांटने की जिम्मेदारी मेरी। मैं वकीलों का एक पैनल बनाऊंगा, वो पैनल अपना काम करेगा। मैं आपका ज्यादा समय ले लिया हूं तो माफ करिएगा। बहुत धन्यवाद। क्या इनकी बातों से आप लोग सहमत हैं? एक आवाज में खड़े होकर, एक आवाज में खड़े होकर पूरी हम तपस्या किए हैं और आज आपकी धरती पर भारत गांधी जैसे व्यक्ति आपकी सभी कामनाओं को पूरा करने के लिए सहमत है। इसलिए इनके शुभ नाम पर एक बार जोरदार तालियां। ठीक है, अपने स्थान पर बैठे और आगे का कार्यक्रम को आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। प्रेस विज्ञप्ति का समय है।